नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो है हम मैप क्लास को आगे करने वाले हैं और इसमें जो हम हरियाणा को पढ़ने वाले हैं। तो हरियाणा में हम एक्चुअली जो है जैसे कि मैप का स्टडी हम लोग कर रहे थे, एटलस देख रहे थे। तो इंडिया के अभी तक हम लोगों ने कई सारे स्टेट देख लिए, जम्मू कश्मीर वगैरह, हिमाचल प्रदेश और फिर पंजाब तक जो है लास्ट क्लास में हमने किया। पंजाब का कुछ क्वेश्चन रह गया था जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, तो पंजाब का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो है हरियाणा जो है, हरियाणा को आज हम लोग पढ़ेंगे। और हरियाणा जो दिल्ली से सटा हुआ है और हरियाणा के कुछ राज्य जो है वो दिल्ली के जो है सीमन में आ जाते हैं, दिल्ली के सीमा में आ जाते हैं, मतलब वो दिल्ली के ही एक आधार पे आ जाते हैं। मैं आपको सारी जानकारी अभी दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज हरियाणा को पढ़ते हैं और इसके बाद जो है हम आपसे हरियाणा के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। पंजाब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। हालांकि इससे बाहर जो है पंजाब से नहीं पूछा जाएगा। आप अगर लास्ट क्लास अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे। जैसे कि प्राचीन पंजाब में कितने प्रमुख नदियां थी, अगर हम बात करें तो कितने 5 थे, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान पंजाब में कितनी प्रमुख नदियां, तो वर्तमान में 3 है। झेलम, चिनाब को छोड़ दीजिए, रावी, सतलज और ब्यास। लास्ट का जो रावी, सतलज, ब्यास बनता है ये अभी वर्तमान में। कहता है स्वर्ण मंदिर को विद्रोही से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था, जहां पे आतंकवादी वगैरह लोग जो है वहां आकर संग्रहित होने लगे थे और जो है एक धर्म का पना लेकर वहां रह रहे थे। तो उसको साफ करने के लिए क्या किया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था। अब कहता है बारी दोआब किन किन 2 नदियों के बीच आता है, तो बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच में आता है। उसके बाद पूछता है विस्त दोआब कहां पे आते हैं, तो विस्त, ब्यास और सतलज। ठीक है, चलिए आगे कहता है अमृतसर की स्थापना किसने किया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अमृतसर की स्थापना पूछ रहा है तो रामदास लिखेंगे। फिर वही पूछ रहा है स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की, तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी, राजा रंजीत सिंह। जब वहां नहा रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि वो हरि मंदिर जो है उसको स्वर्ण का जो है सो प्लेट चढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो इसके अगला क्वेश्चन ये भी है स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर किसने चढ़ाई, तो राजा रंजीत सिंह ने चढ़ाई थी। उसके बाद रेलवे कोच फैक्ट्री कहां पे है, तो रेलवे कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहता है कि हीरो साइकिल की कारखाना कहाँ है, तो हीरो साइकिल की कारखाना कहाँ पे मैंने आपको बताया था, लुधियाना में, कपड़ा के लिए और उसके लिए दोनों प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी भटिंडा में है। इसके बाद बोलता है हरिकेश बैराज कहाँ पे है, तो ये भटिंडा में हरिकेश बैराज है, जो मैंने आपको बताया कि पानी का जो है वहाँ पे ज़्यादा बहाव, मतलब जैसे 5 नदियाँ थी तो पानी ज़्यादा हो रही थी, तो उसको क्या किया गया था, राजस्थान में लाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और इंदिरा गांधी बैरेज के नाम से उसको जाना भी जाता है। इसके बाद आता है रॉक गार्डन कहाँ पे, तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, और किसने बनवाया था, तो नेकचंद ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए हम लोग अब बिगिन करते हैं अपने हरियाणा के बारे में, और हरियाणा के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं और हरियाणा का स्टडी शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हरियाणा होता क्या है। हरियाणा का अर्थ क्या है, हरि मतलब होता है भगवान, और आना मतलब यानी कि ये जो लास्ट वाला वर्ड है उसका मतलब होता है घर। तो हरियाणा का अर्थ ही होता है कि भगवान का घर, भगवान का घर। हरियाणा के नाम का अर्थ अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है भगवान का घर। ठीक है, हरियाणा का अर्थ होता है भगवान का घर, हरि का घर। ठीक है, हरि मतलब भगवान को ही संकेत करते हैं, तो हरि का घर यानी कि हरियाणा। ठीक है, चलिए अब हम हरियाणा की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हरियाणा से दैट मीन्स कि ये लगभग उत्तराखंड से ऐसे होते हुए और हरियाणा से सटते हुए यूपी होते हुए एक नदी जाती है जिसे हम कहते हैं यमुना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है और कितनी बार पूछा भी है कि यूपी और हरियाणा के बीच वाली जो नदी है, जो मतलब हरियाणा का जो और यूपी के बॉर्डर का निर्धारण करती है, वो यमुना नदी है। ठीक है, तो चलिए आपको पहले मैं एक बेसिक बात बता दूं कि हरियाणा जो है बेसिकली क्या होता है कि हरियाणा एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो है लड़ाई का सबसे बेहतर मैदान रहा है। बहुत ही प्राचीन काल से लेकर अभी तक की बात करें तो हरियाणा में कई सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जो इतिहास में बहुत ही अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, महाभारत वगैरह हो गया, या पानीपत का लड़ाई हो गया, तराई मैदान का जो लड़ाई है, ये सारे जो लड़ाई हैं वो जनरली हरियाणा में ही लड़े जाते हैं। तो स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि भारत में जो है हरियाणा में ही आखिर क्यों जो है ये लड़ाई लड़े जाते हैं। तो मैं आपको बेसिक सी बातें बताता हूँ। हरियाणा में लड़ने का मेन रीजन क्या था कि देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से विदेशी जो आते थे वो इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए आते थे और यहाँ से आते थे, और हमारे जो शासक वर्ग थे वो जनरली हमारे इधर मगध वाले एरिया में रहते थे, तो मगध से उसको यहाँ लड़ने आते थे और ये यहाँ लड़ने आते थे। लड़ाई के लिए सबसे सही जो क्षेत्र होता है वो मैदानी क्षेत्र होता है। उसके अलावा अगर आप ये पहाड़ में लड़ने की कोशिश करेंगे तो भी आपको दिक्कत आएंगी, या फिर आप तराई वाले क्षेत्र में लड़ेंगे जहां पानी बाढ़ वगैरह वाली समस्या होती है, वहां भी दिक्कत है। जैसे चौसा का युद्ध आप सब जानते होंगे कि शेरशाह सूरी जो बिहार के शासक थे, उन्होंने क्या किया था, ये बाबर के बेटा जो था हुमायूं को
15 साल तक देश से जो है बाहर रखा। तो वो क्यों? चौसा की वजह से। चौसा में क्या बाढ़ आती है बिहार वाले क्षेत्र में। तो ये क्या होता है कि सबसे बेहतर क्षेत्र अगर लड़ने के लिए कोई है तो क्या है वो वर्तमान कह रहे हैं, मतलब वो मैदानी क्षेत्र होता है। जैसे कि अभी अफगानिस्तान में देख लीजिए, इतने सालों से अमेरिका है लेकिन आज तक जो है वो तालिबान को नहीं हटा पाया। उसी तरह से रशिया ने भी कई सारी कोशिशें की तालिबान को हटाने का, लेकिन नहीं हटा पाया। वाई? बिकॉज रीजन क्या है कि वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां लड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हरियाणा क्या था कि एक मैदानी क्षेत्र था जहां लड़ना बहुत ही आसान था। यहां आमने सामने होते थे, एक दूसरे से लड़ने वाले आमने सामने होते थे, क्योंकि पहाड़ वाले में जो ऊपर है उसको सपोर्ट मिल जाता था, वो वैसे ही जीत जाता था। तो और पहला पॉइंट हो गया कि ये मैदानी क्षेत्र है। दूसरा है कि यहाँ की क्लाइमेट बहुत ही सही होती है। हमारे बिहार जैसे ना तो, और ये फिर अगर हम मेघालय की बात करें तो उस वहाँ की जैसे ना बारिश होती है, ना जम्मू कश्मीर ऐसी ठंडी पड़ती है, ना राजस्थान ऐसा गर्मी पड़ता है। मतलब क्लाइमेट ऑल ओवर एक मतलब बोलते हैं ना कि ये नॉर्मल कंडीशन होता है, एक सही कंडीशन होता है जो क्या करता है, क्लाइमेट जो है युद्ध में डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करता है। इसीलिए जो है हरियाणा बेस्ट प्लेस है। दूसरा बात हो गया, तो एक तो मैदानी क्षेत्र हो गया, दूसरा क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल है, तीसरा हो गया कि जो ये अफगानिस्तान से अफगानी वगैरह या इराक से आने वाले युद्ध करने वाले जो लोग आते थे उनके लिए यह वाला जगह सबसे सही होता था, वो सबसे नजदीक होता था। और यहां से जो लड़ने के लिए हमारे यूपी बिहार से जो जाते थे वो शासक यहां जाते थे। तो दोनों ही को क्या होता था, इनको ये अंदाजा होता था कि अगर हम हारने लगेंगे तो मतलब युद्ध के लिए जो सामग्री होता है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो कोई भी यहां से लेकर आ जाएगा। या युद्ध में अगर भागने की संभावना आ गई तो ये इधर से भाग पाएंगे आसानी से। अगर वो ज्यादा अंदर आकर लड़ेंगे तो फिर भागना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से जो इधर से इधर वाले क्षेत्र से आते हैं उनके लिए भी यही कंडीशन होता है। तो मतलब 3-4 ऐसे फैक्टर हैं। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ से एक यमुना नदी गुजरी हुई है, तो यमुना नदी की वजह से सैनिक को पानी वगैरह का भी दिक्कत नहीं होता है। तो मतलब 4-5 ऐसे फैक्टर हैं जो क्या है बहुत ही इस बात को संकेत देते हैं कि ये जो मैदान है वो बहुत ही खास है बाकी जगहों से, जहां हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, युद्ध का संरचना कर सकते हैं, युद्ध की कल्पना कर सकते हैं और युद्ध लड़ भी सकते हैं। और यही रीजन रहा है कि कुरुक्षेत्र जो हो गया, महाभारत की लड़ाई हो गया, पानीपत का लड़ाई हो गया, और फिर ये सब जो मुख्य हमारे लड़ाई है वो सब यहाँ पे लड़े गए हैं। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम इसमें हमें याद रखने हैं, जो जानना है हरियाणा में, हम उसको देख लेते हैं। तो हरियाणा जो है आप देख सकते हैं भारत के ये वाले जगह पे आता है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो एक सेकंड मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कलर आपको दिख रहा होगा, ये हरियाणा है। मैंने आपको ये जम्मू कश्मीर बताया, हिमाचल प्रदेश बता दिया, पंजाब बता दिया, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद ये हरियाणा, अभी हम लोग हरियाणा पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हरियाणा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे हमें उसमें देखने हैं। चलिए, तो सबसे पहले यमुना नदी को आप याद रखेंगे, और यमुना नदी क्या करती है, ये बॉर्डर बनाती है यूपी और हरियाणा के बीच में। और ये वाला जो एरिया है यही हमारा राजधानी यानी कि दिल्ली है, और दिल्ली को हरियाणा जो है 3 तरफ से घेर लिया है। और कभी भी कोई भी डेवलप्ड शहर को अगर कोई राज्य घेरता है तो उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी राज्य को मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, दिल्ली हमारा थोड़ा सा डेवलप्ड है, राजधानी है तो ऑलरेडी डेवलप्ड होना तो बनता ही है। तो इस राजधानी से सटे हरियाणा में जो आपका इधर वाला पोर्शन है, फरीदाबाद, गुड़गांव वगैरह वाला जो है, ये वाला एरिया काफी डेवलप्ड है। उसी तरह से हम यूपी की बात करें, इधर वाला स्टेट यूपी है दिल्ली के, तो उसमें नोएडा वाला जो क्षेत्र है वो काफी डेवलप्ड है। क्या रीजन है, क्योंकि वो राजधानी से सटे हैं। और सबसे बेहतरीन बात क्या होता है ना कि अगर आपको किसी भी राज्य का, किसी भी जगह का डेवलपमेंट चाहिए ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि वहां का डिस्टेंस को शॉर्ट कर दीजिए। डिस्टेंस शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि वहां 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना कम समय लगेगा, डेवलपमेंट उतनी ज्यादा वहां होंगी। तो यहाँ पे जैसे दिल्ली में पहले रिंग रोड बनाया गया, रिंग रोड छोटा पड़ गया क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो पूरे रिंग रोड को भी कवर कर ली चारों तरफ से। रिंग रोड में भी ट्रैफिक रहने लगा, मतलब ट्रैफिक से छूटने के लिए रिंग रोड बनाया गया था उसके चारों साइड। हम दिल्ली वाले पार्ट में ये पढ़ाएंगे। उसके बाद रिंग रोड के बाद एक और रिंग बनाया गया ताकि क्या हो, अब जो है बाहर से जो है बाकी क्षेत्रों से आने वाले लोग क्या करें, वो बड़े वाला रिंग को पकड़ के क्या करें, आउट ऑफ दिल्ली जाए, ना कि दिल्ली में इंटर करके जाए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। यूपी बिहार के लोग को अगर हरियाणा जाना है तो दिल्ली में पूरा घुस के जाते थे, जिसकी वजह से दिल्ली बहुत जाम ट्रैफिक में रहता था। चलिए हम पहले अभी हरियाणा को देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कि फरीदाबाद क्या है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे डेवलपमेंट काफी है क्योंकि ये दिल्ली से सटा हुआ है, इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे ज्यादा हैं। अब हम देख लेते हैं कि गुरुग्राम देख लेते हैं। इसका नाम था ना, गुड़गांव नाम था, इसका क्या नाम था, गुड़गांव। लेकिन हाल ही फिलहाल में क्या किया गया, इसका नाम बदल के गुरुग्राम रख दिया गया है। ठीक है, तो गुरुग्राम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके पास जो है ना, गुरुग्राम में ही कई जगह है, जैसे मानेसर हो गया। तो मानेसर में अगर हम बात करें तो मानेसर में क्या है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। कहां पे, गुरुग्राम के एक मानेसर। ठीक है, मानेसर में क्या है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र।
चलिए, इसके बाद गुरुग्राम में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र होने के बाद आपको एक बात और याद रखना है कि एनएसजी जो होते हैं, हमारे एनएसजी जो फोर्स है, एनएसजी का कमांडिंग ऑफिसर का जो मतलब मुख्यालय है, वो एनएसजी कमांडिंग ऑफिसर का मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम के मानेसर में ही है। इतनी बात आप समझ गए। इसके अलावा हमें गुरुग्राम में जो है एक बात और याद रखनी है, वो क्या है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार, जैसे कि यहाँ पे गुरुग्राम में क्या है, एक सुल्तानपुर पक्षी विहार है। ये क्वेश्चन ना हमेशा पूछता है, सुल्तानपुर पक्षी विहार ये कहाँ पे है। अब पक्षी विहार का मतलब क्या होता है, पक्षी विहार मतलब ऐसा होता है कि जैसे जू होता है ना, जू में हम लोग क्या करते हैं कि जानवर वगैरह को रखते हैं। हालांकि जू जो होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता है, जैसे जीव मंडल वगैरह होते हैं, वन्य जीव वगैरह होते हैं, जहाँ पे उसका संरक्षण किया जाता है, जानवरों का संरक्षण किया जाता है। उसी तरह से पक्षी विहार होता है। पक्षी विहार क्या करता है कि विभिन्न तरह के पक्षियों का ना संरक्षण करता है, उन्हें बचा के रखता है। ठीक है, विहार मतलब हो गया कि एक जैसे चीजों का समूह। ठीक है, अगर जैसे कि आप दिल्ली में जाएंगे ना तो बहुत सारा विहार नाम के आपको जगह का नाम मिलेगा दिल्ली में। उसका क्या मतलब था, एक जैसे रहने वाले लोगों को एक विहार कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ क्या है, सुल्तानपुर में क्या है, गुरुग्राम के सुल्तानपुर में पक्षी विहार है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो गुरुग्राम में। उसके बाद सोनीपत, इसके जस्ट ऊपर है सोनीपत और पानीपत। पानीपत तो आप सब जानते हैं कि पानीपत क्या है, ये युद्ध के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। यहाँ पे कितने युद्ध हुए थे आप सब जानते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। आप लोग फटाफट बताएं कि कौन कौन से ईयर में हुआ है। देखिए, पहला हुआ था 1526, 1556 और 1761। ये तीनों युद्ध काफी बार पूछे जाते हैं जीके में। आप लोग याद रखेंगे कि पानीपत कहाँ है, अब आप समझ गए। हरियाणा में यहाँ कितने 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम युद्ध 1526, दूसरा कब हुआ था तो 1556 और तीसरा 1761 में हुआ था। इतनी बात क्लियर हो गया। अब पानीपत के बाद हम लोग चल आते हैं करनाल। अब करनाल को हमें क्यों पढ़ना है, तो करनाल के बारे में आई होप कि आप सब जो है बेहतरीन तरीके से जानते होंगे कि करनाल जो है क्यों जाना जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि करनाल के पीछे का क्या रीजन है। तो आपने सबने जो है नाम सुना होगा हमारे देश के बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट कल्पना चावला का आपने नाम सुना होगा। कल्पना चावला जो कि एक अपोलो मिशन में काम कर रही थी। मतलब मिशन चल रहा था एक अपोलो, जिससे क्या हुआ था, वो स्पेस में गई थी और स्पेस से लौटने वक्त क्या हुआ था कि स्पेस में जाने वक्त क्या होता है कि पार्ट्स को कम करने के लिए उनका जो पार्ट्स है ना टूट कर हटता है। और वो टूटने वाला पार्ट क्या किया कि वो उनका जो जिससे वो जा रही थी स्पेस में, उनके उसमें टकराने की वजह से क्या हो गया कि उसके लेयर में डैमेज आ गया। अब जिसके होता क्या है एक्चुअली में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई अगर उल्का पिंड वगैरह भी हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा फ्रिक्शन होती है कि वो जलने लग जाता है और हम लोग क्या कहते हैं कि टूटता हुआ तारा दिख रहा है। वो एक्चुअली में क्षुद्र ग्रह से टूटा हुआ तारा होता है, जिसको मंगल जो है ना, मंगल ग्रह जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है और मंगल ग्रह खुद आगे चल जाती है और वो पिंड क्या होती है, हमारे जो ये अर्थ है उस पर डायरेक्ट स्ट्राइक करती है। लेकिन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने की वजह से क्या हो जाती है, उससे फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है और जलने लगता है और हम लोग को क्या लगता है कि देखो टूटता हुआ तारा। तो उसी तरह से क्या होता है कि जब भी कोई रॉकेट अगर वापस आ रहा है तो उसमें क्या करना पड़ता है कि अलग लेवल का एक कोटिंग किया जाना होता है ताकि वो क्या करे, हीट को जो है रेसिस्ट नहीं करे और उसमें आग नहीं लगे। समझ गए, अगर उसे नहीं किया जाएगा तो आने वक्त क्या हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगा। कल्पना चावला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब उनका उड़ने के वक्त लॉन्चिंग पैड में से जो पार्ट सब हटते हैं, उसी वक्त उनका जो रॉकेट में पीछे की तरफ एक डैमेज लग गया। उस डैमेज के वजह से क्या हो गया, साइंटिस्ट लोगों का ध्यान नहीं गया वहां और वो ऊपर पहुंच गए। जब वो लौट रही थी और एटमॉस्फेयर में जब फ्रिक्शन चालू हुआ तो वही डैमेज पार्ट का जो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया जिसकी वजह से गर्मी जो है अंदर बढ़ने लग गई और इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ कि कल्पना चावला उसमें मारी गई। बहुत ही दुखद हुआ। लेकिन जो इसका रिसर्च करने में लगभग 3-4 महीने लग गए, तब जाकर साइंटिस्ट को पता चला। तब तक उन्हें लग रहा था कोई टेक्निकल फॉल्ट है। अब कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कल्पना चावला को मार दिया गया, कुछ लोगों का यह मानना है कि नहीं, कल्पना चावला का सडनली डेथ हो गया। अब इस पे डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि करनाल क्यों फेमस है। तो करनाल की ही रहने वाली थी कौन, कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी, करनाल, हरियाणा की रहने वाली थी। इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पंचकुला। पंचकुला जो है ये पर्यटन स्थल है, ये बहुत ही अच्छा मंजर होता है यहाँ घूमने वगैरह के लिए, पहाड़ी एरिया है, बहुत ही सुंदर जगह है, आप यहाँ पर्यटन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और पंचकुला के ही रहने वाले थे कौन, राम रहीम, जिनके नाम आप लोगों ने सुना होगा। राम रहीम कहाँ के, पंचकुला हरियाणा के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे कालका। अब ये कालका मैंने लास्ट क्लास पंजाब में ही बताया था कि कालका
से शिमला के लिए एक रेल यात्रा स्टार्ट किया गया था, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल करने का मतलब क्या होता है कि उसका जो संरक्षण है वो कौन कर रही है, यूनेस्को नाम की जो वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेशन है वो कर रही है। वो एक ऐसी मतलब अगर ये इस तरह से मतलब ये एक ऐसा संपदा हो गया, विश्व संपदा हो गई, इसमें हम किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, यहाँ किसी भी तरह का इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं और कोई दूसरा देश यहाँ गलती से भी अटैक नहीं कर सकता है। अगर वो गलती से भी किसी भी तरीके से अगर यहाँ अटैक कर देता है तो पूरे विश्व और यूनेस्को मिलकर क्या करेगी, उसकी भरपाई उससे करवाएगी। तो ये ऐसा नेचुरल जगह होता है जहां पे किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। कालका से शिमला चलने वाली जो ट्रेन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है जब आप ये सफर करेंगे। होप आपको जिंदगी में एक बार तो यहां जरूर जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं अंबाला। अंबाला हरियाणा में क्यों प्रसिद्ध है, तो अंबाला एयरबेस के लिए जाना जाता है और अंबाला एयरबेस में जो है राफेल वगैरह आई थी यहीं पे। तो देखिए यहां से क्या होता है, यहां से हम पाकिस्तान को भी काउंटर कर सकते हैं और यहां से चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं। और आजकल तो ओली साहब भी बोल रहे थे कुछ दिन पहले नेपाल में, तो हम नेपाल में उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ अंबाला एयरबेस रखा गया ताकि हम दोनों पे अच्छे से निगरानी कर सके और समय रहते क्या कर सके, उन पे वार कर सके अगर कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आता है तब। अब कुरुक्षेत्र में तो बताने की जरूरत नहीं है, कुरुक्षेत्र ऑलरेडी प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं, महाभारत के लिए जाना जाता है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा युद्ध इसे माना जाता है। और कितने दिन का, 18 दिनों का होता है और हर दिन को क्या किया गया है, एक रूप दिया गया, हर दिन का अपना एक किताब लिखा गया है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो भीष्म है। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, तो भीष्म जो है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये जो 18 दिन युद्ध हुए थे, ये 18 क्या है, पर्व में है, ठीक है, पर्व में है और इसमें सबसे मुख्य पर्व जो है भीष्म पर्व है। चलिए इसके बाद कुरुक्षेत्र के बाद हम देख लेते हैं कैथल। कैथल की स्टोरी क्या है कि कैथल में आप सब जानते होंगे कि अपने देश में अगर हम पूछें कि सबसे पहली महिला शासिका कौन थी, तो सबसे प्रथम जो महिला शासिका थी वो कौन थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के साथ क्या कहानी था कि इनके दरबार में 14 जो है ना, ये 40 थे तुर्क, 40 तुर्क थे जो इनको पसंद नहीं करते थे और ये सुल्तान बन गई थी। इनका जो मतलब ये 40 जो तुर्क थे इनको ये पसंद नहीं था, इनकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि रजिया सुल्तान मतलब कोई स्त्री जो है वो शासन करे। तो क्या हुआ कि यहाँ पे लगभग ऊपर की बात करें तो पंजाब के आसपास ना तबदार नाम के कुछ लोग थे जो इनकी अधीनता को नहीं मान रहे थे। तो रजिया सुल्तान को लगा क्यों ना इन पे हम हमला करें और मतलब आई मीन कि उनसे युद्ध लड़ें और उनसे जीत कर क्या करें, हम उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लें और अपनी बात को मनवाएं। तो ये क्या करी रजिया सुल्तान, मर्दों की भांति वो रहती भी थी और मर्दों की भांति तलवार वगैरह उठाई, पूरा सेना के साथ वहां लड़ने चले गई। स्टार्टिंग में वो जीत भी रही थी लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि वो उन राजा से हारने लगी और हारने की वजह से उन्होंने क्या किया कि शादी का प्रस्ताव उनके सामने रख दिया कि क्यों ना हम शादी कर लें ताकि क्या हो जाए, युद्ध भी शांत हो जाए और उनकी अधिकारता भी स्वीकार हो जाएगी अपने आप। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, वहां पे उनसे शादी कर ली। लेकिन जब शादी करके लौट रहे थे तो दिल्ली में जो वहां पे ऑलरेडी जहां के वो रानी थी, वहां 40 तुर्क सरदार और कई सारे ऐसे लोग थे जो उन्हें नापसंद करते थे। इसीलिए क्या कि उन्होंने क्या किया कि उनके जब लौटने की थी, शादी के बाद जब वो लौट रही थी तो उनको कहां पे, हरियाणा के कैथल नाम के जगह पे उनकी हत्या कर दी। इसीलिए कैथल भी थोड़ा याद रखेंगे कि हिस्ट्री में पूछता है कि रजिया सुल्तान की हत्या कहां करी गई थी, तो कैथल में करी गई थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हिसार को देख ले तो हिसार में क्या था, हिसार जो है ये भैंस अनुसंधान केंद्र है। क्या है यहाँ पे, भैंस अनुसंधान केंद्र है। अब ये आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि अनुसंधान केंद्र क्या होता है। अनुसंधान केंद्र क्या होता है, किसी भी चीज पे जब रिसर्च किया जाता है, जैसे कि हर चीज पे क्या होना चाहिए, आप देखते हैं कि हर चीज जो है ना डे बाय डे ग्रो कर रही है, हर चीज में एक नया चीज देखने को मिल रहा है। तो वो सब कहां से आता है, ये अनुसंधान केंद्र वाले ही तो हैं जो क्या कर रहे हैं, एवरीडे कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं, उसमें नया खोज रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि बर्ड फ्लू आता है तो हमें पता कैसे चल जाता है कि बर्ड फ्लू फैला हुआ है, तो हमारे वैज्ञानिक डे बाय डे, ये सुल्तान पक्षी विहार हो गया और कई सारे ऐसे रिसर्च सेंटर में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वो देखते रहे हैं कि किस तरह के जीवाणु आ रहे हैं, कौन सा एनिमल इससे अफेक्टेड हो रहा है। उसी तरह से हिसार में क्या है, भैंस अनुसंधान केंद्र है, जहां पे क्या होता है, भैंसों के ऊपर जो है रिसर्च किया जाता है, वो किस बीमारी से अफेक्टेड हो सकते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, जैसे कि मतलब हर चीज का अलग अलग है ना, तो वो सब बात है। अब चलिए जैसे कि अगर हम बात करें हॉलिस्टीन, हॉलिस्टीन का गाय का नाम आप लोग सुने होंगे। हॉलिस्टीन नाम की जो गाय है उसको क्या किया गया था, हॉलिस्टीन नाम की गाय बनाई गई थी। ये ऐसी गाय होती है ना जो नॉर्मल टेम्परेचर में रह ही नहीं सकती, इसके लिए कूलर वगैरह लगाना पड़ता है, पंखा वगैरह लगाना पड़ता है और ये एक दिन में ना 40 लीटर दूध देती है। कितनी, 40 लीटर, 30 से 40 लीटर दूध देती है।
इसको 3 बार गाय को ना दूध निकालना पड़ता है इनसे 3 बार। तो ये सब रिसर्च कहाँ से हुआ? हॉलिस्टीन नाम की गाय हमारे यहाँ थी ही नहीं, इसको कैसे बनाया गया? तो डीएनए में छेड़छाड़ किया गया, डीएनए से मतलब उनके जीन को, मतलब डीएनए में जो भी हमारा वो होता है ना बायोलॉजी में, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया कि डीएनए में क्या होता है, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ किया गया कि जब हमारे यहाँ रहने वाली गाय का जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिया गया और हॉलिस्टीन नाम की गाय का जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर एक नया गाय बनाया गया, वो हॉलिस्टीन नाम से जानी गई। हॉलिस्टीन और इसका एक भी और भी आगे कुछ नाम है, हॉलिस्टीन डोमेस्टिका और समथिंग है ऐसे। तो उस नाम से गाय बनाया गया जो हमारे यहाँ क्या कर रही है, 30-40 लीटर दूध दे रही है और हमारे यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बस कूलर वूलर लगा के हम लोग इसको मेंटेन कर ले रहे हैं। तो अब यही सब बातें हैं। तो ये सब बातें पता कैसे चलती है? तो ये अनुसंधान वाले क्या करते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ओवरऑल जो है सारी चीज मैंने आपको बता दी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हरियाणा से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो हमें समझने हैं। हालांकि वैसा कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, बस हम नॉलेज चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि क्या क्या है। अब ये यहाँ रोहतक छूट गया क्या? रोहतक जो है ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है, कपड़ा उद्योग का सेंटर है। हरियाणा में जो रोहतक नाम की जगह है, ये क्या है, सबसे बड़े कपड़ा उद्योग यहाँ पे होता है। चलिए हम फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी अगर हम बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि यमुना नदी है जो क्या करती है, यूपी और हरियाणा के बीच से बहती है। उसके बाद बोलता है दिल्ली हरियाणा में कितने ओर से गिरा है? दिल्ली जो है वो हरियाणा के कितने ओर से गिरा हुआ था? ये दिल्ली पोर्शन आप देख रहे होंगे कितने ओर से, 3 ओर से जो है हरियाणा उसे घेरी हुई है। उसके बाद कहता है हरियाणा के पंचायत को क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के पंचायत को ना खाप पंचायत कहते हैं। और ये खाप पंचायत मतलब क्या है ना कि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि मतलब नाम के पीछे का कोई रीजन नहीं है, लेकिन खाप पंचायत बहुत ही मतलब सुर्खियों में रहा है। जैसे कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बयान दिया था। ये खाप पंचायत क्या किया था, एक बार वहां हरियाणा के लड़कियों को मोबाइल रखने पे रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था कि लड़कियां जो है मोबाइल नहीं रखेंगी। मतलब अजीब अजीब सा कभी कभी कानून बना देते हैं। उसके बाद एक बार इसने कानून बनाया कि जो लड़कियां स्कूल जाती है तो वहां ट्रैक्टर पे स्कूल जाती है, मतलब ट्रैक्टर जैसा ढाला जैसा होता है, उस पर सीटर वगैरह लगा होता है, वहां बैठ के जाती है। तो उस पर क्या किया था कि लड़कियां ऐसे उठ के नहीं, ऐसे सर झुका के जाएंगे, इस तरह का जो है वहां पे नियम बना दिया गया था। तो इस पे क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने क्रिटिसाइज किया वगैरह जो भी है। तो ये खाप पंचायत आप याद रखेंगे, इसी वजह से ये सुर्खियों में रहने की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हरियाणा के पंचायत का क्या नाम है, तो खाप पंचायत। अब कहता है हरियाणा के पर्वतीय पर्यटन स्थल। तो अभी मैंने आपको बताया कि कालका शिमला और पंचकुला ये दोनों कैसे स्थल है, तो ये पर्यटन स्थल है। उसके कहते हैं हरियाणा में सैनिक छावनी कहां पर है? तो हरियाणा में सैनिक छावनी कहां पे है? अंबाला है। अभी मैंने बताया अंबाला एयर बेस है। यहां से क्या क्या करते हैं हम, दोनों पे ध्यान रखते हैं, यहां से पाकिस्तान पे भी और चाइना पे भी ध्यान रखते हैं। तीसरा चीज पूछता है महाभारत का युद्ध कहां लड़ा गया, तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। ये तो बेसिक बात है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। उसके बाद कहता है डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पे? डेयरी अनुसंधान केंद्र ना ये यहाँ पे है, करनाल में है। करनाल में क्या है, डेयरी अनुसंधान केंद्र है। और हिसार में क्या है, भैंस अनुसंधान क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। कहता है पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में कहां पे हुई थी? तो कहां हुई थी, कैथल में हुई थी। अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद कहता है डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो डेयरी अनुसंधान केंद्र अभी मैंने आपको बताया कि करनाल में है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पे है? मानेसर में। मानेसर कहां है, तो गुरुग्राम में है। तो हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में क्या है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। चलिए अब कहता है पानीपत में कितनी युद्ध लड़ी गई? तो 3 युद्ध लड़ी गई। कौन कौन सी भाई? तो 1526, 1556 और 1761। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पे है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार भी कहां पे है? अभी आपको मैंने बताया था गुरुग्राम में। कहां पे है? गुरुग्राम में ही है। भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है। इसके साथ हरियाणा का जो टॉपिक है आज का हमारा खत्म हुआ। अगला टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम उत्तराखंड के बारे में सारी जानकारियां लेंगे। उत्तराखंड से कई सारे नदियों का उद्गम होता है, हम उन सारे तमाम बातों को देखेंगे। इसमें हाँ एक बात और याद रखिए, फिजिकल में अगर हम इसको हरियाणा को फिजिकल मैप में देखेंगे तो इसे क्या बोला जाता है, भिवानी का मैदान बोला जाता है। किसका? भिवानी का मैदान बोला जाता है। ठीक है, फिजिकल मैप में देखेंगे तो इसे भिवानी का मैदान कहा जाता है। इसके साथ जो है हरियाणा की तमाम जानकारियां जो है हम लोगों ने इकट्ठा किया, हर चीज हम लोगों ने देख लिया। इसमें इसके अलावा कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप न्यूज के साथ अपडेट रहिए। अगर कोई ऐसा मतलब भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर कोई घटना घट जाती है या फिर किसी भी बात को लेकर कोई भी इसमें से एक राज्य या कोई भी ऐसा शहर पॉपुलर होता है तो आप उस पर अपना ध्यान बनाए रहिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से ही बनते हैं सारे एग्जामों में। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको सब कुछ अगर पसंद आ रहा है
है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और समझ अगर बेटर समझ पा रहे हैं आप चीज़ों को, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ त्रुटियां नजर आ रही हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम किस तरह से अपनी बातों को और बेहतर तरीके से रख सकते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम उत्तराखंड पढ़ेंगे और बायोलॉजी की क्लास में बायोलॉजी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।